तो चैप्टर हमारा फोटोसिंथेसिस है और फोटोसिंथेसिस के लिए ऐसा कि कुछ बातें हम लोग हालांकि रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ खास कैरेक्टर अगर मुझे बोलने होते तो मैं फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन में ही मेंशन करता जैसा कि हमारी बुक भी मेंशन करती है शुरू की लाइनों में। चाहो तो लाइनें छोड़ सकते हैं ये वाली, इनके बारे में कोई चर्चा न भी की जाए, लेकिन कम से कम इतना जान लो, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। मतलब ऐसा लगता है कि ये किसी ने बताया नहीं कि अंडरस्टूड है भाई, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है तो बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं या फिजियोकेमिकल। अच्छा, फिजियोकेमिकल का कहने का मतलब ये भी हो सकता है जिसके कारण प्लांट एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में अलग हो जाए या प्लांट एनिमल से अलग हो जाए। इसलिए फिजियोकेमिकल वर्ड का ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस है, फिजियोलॉजिकल प्लस केमिकल, तो इसलिए फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। होगा क्या इसमें, ग्रीन प्लांट्स यूज होंगे, तब ग्रीन प्लांट्स लाइट यूज करते हैं और सिंथेसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन कंटेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जैसी चीजें होती हैं। इसका मतलब है उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए कार्बन का सोर्स चाहिए। ठीक है, उन्हें कार्बन का कोई सोर्स चाहिए होगा। हम लोग इन नीचे की दो लाइनों को छोड़ दीजिए, केवल यही और कुछ भी नहीं, दैट फोटोसिंथेसिस द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इतना सब लिखने के बाद वो कहते हैं कि कैसे आप ये कंफर्म कर सकते हो कि धरती पर बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ पॉसिबल नहीं है, और मेरे पास इसके लिए प्रूफ भी है। इट इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। पहली चीज, इट इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। रीजन कोई पूछता है तो कैसे मेंशन करोगे, एक, या तो ये ऑर्गेनिज्म के लिए सोर्स ऑफ फूड है, या दूसरी बात धरती पर ऑक्सीजन का सोर्स भी फोटोसिंथेसिस है। अब इससे बड़े कोई रीजन हो ही नहीं सकते। असर्शन रीजन का एरिया भाई, कि कोई का फोटोसिंथेसिस द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, नीचे लाइन में लिखा होना चाहिए कि दैट इट इज द सोर्स ऑफ फूड, या फिर लिख सकते हैं इट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। दोनों केसेस में फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस झलकता है। आज हमें काफी कुछ मालूम है, शुरुआत के लोगों को इतनी चीजें थोड़ा ना पता थी। काफी कुछ मालूम है मतलब हम जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लास 12th या 11th की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी हम क्लास 11 12th में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, वो लोगों ने रिसर्च करके ढूंढा है। इसका मतलब है कि उन्होंने जो चीज खोजी उन्हें पता नहीं थी, और हमें ये ऑलरेडी से ही पता है, पहले से ही जानते हैं इसके बारे में। तो ये वो वाली बात होती है कि हमारी साइंस पहले के टाइम से कंपैरेटिवली ज्यादा एडवांस है। 1854 के अंदर जूलियस वॉन शेक्स का वर्क आता है, जो ये कहता है कि प्लांट में ग्रोथ के समय ग्लूकोज के जैसे कंपाउंड बनते हैं। ये ग्लूकोज ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में बनता है, जहां पे एक ऑर्गेनल है स्पेसिफिकली, आज उस ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट, और कहता है ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म पर। इतनी बात उसने बता दी है। जबकि कुछ बातें हैं जो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई हैं। अब जैसे उसने जो बात बताई, उसको हम लोग आधार मान के आज स्टार्च के प्रेजेंस को फोटोसिंथेसिस से लिंक करते हैं। जबकि जूलियस वॉन शेक्स ने फोटोसिंथेसिस शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया। ये वर्ड काफी नया हुआ। क्या वर्ड फोटोसिंथेसिस इतना ज्यादा पुराना नहीं है जितना पुराना जूलियस वॉन शेक्स। तो हम स्टार्च को क्राइटेरिया लेके फोटोसिंथेसिस की कंफर्मेशन करते हैं कि जब स्टार्च होगा तो फोटोसिंथेसिस हुआ है, स्टार्च नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जिस पार्ट में आयोडीन टेस्ट पक्का आएगा मतलब स्टार्च है, राइट। तो कुछ एक्सपेरिमेंट जिससे हम लोग कंफर्म करते हैं कि क्या वाकई में ग्रीन पार्ट्स, लाइट, CO2
ये इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं या नहीं? डेफिनेटली कर सकते हैं। पहले रुकें, मैं जूलियस वॉन शेक के वर्क के बारे में क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ उसका कारण बताता हूँ। जूलियस वॉन शेक्स ये देखना चाहते थे कि प्लांट की हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, कैसे बढ़ रहा है, वो तो खाना खाते दिखता नहीं। हम लोग खाना खाते हैं, दूसरों को देखते हैं, तो बॉडी साइज में बढ़ने वाला वेट, साइज, ये चीज़ें नोटिफाइड हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी ग्रोथ का कारण हमारा खाना हो सकता है। तो प्लांट ने ऐसा क्या खाया जो वो खाते दिखा नहीं लेकिन उसकी बॉडी साइज में इंक्रीज है? तो इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत थी। जूलियस वॉन शेक्स ने कहा कि भैया जिस सॉइल में प्लांट लगता है हो सकता है वो मिट्टी खाता हो। तो चेक करते तो मिट्टी का वेट नेग्लिजिबली चेंज होता है, मतलब माइक्रोग्राम्स भी चेंज नहीं आता मिट्टी के वेट में जिसमें प्लांट ग्रो कर रहा है। यानी सॉइल से कुछ गया तो, लेकिन कितना गया है उसकी वैल्यू बहुत कम है, उसके प्रपोर्शन में प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो बाद में जूलियस वॉन शेक्स ने कहा कि दैट ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो सुने, एक 1854 जूलियस वॉन शेक्स के हिसाब से एक बात, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ। नंबर दूसरा, ग्लूकोज इज मेड इन द ऑर्गेनल्स। कौन सी ऑर्गेनल्स? जिसे आज हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तीसरा, ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च। और स्टार्च हमारे लिए इसलिए वो कंपाउंड बनाए जो फोटोसिंथेसिस को कंफर्म कराएगा। प्रेजेंट डे स्टार फॉर्मेशन is the evidence of occurrence of photosynthesis। ये फोटोसिंथेसिस के अक्रेंस को कंफर्म करता है। कैसे कंफर्म करोगे? स्टार्च का कंफर्मेटरी टेस्ट बोलो, आयोडीन। आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट। ये आयोडीन सोल्यूशन का टेस्ट है। चलो देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि क्या बातें हैं, किस बेसिस पे हम लोग फोटोसिंथेसिस को कंफर्म कर पाएंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लैब में किए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस हुआ या नहीं। मैंने कहा ना, पहले के लोगों को फोटोसिंथेसिस टर्म से कोई वास्ता नहीं है, ये टर्म बहुत लेट आया है। बार्नेस करके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस टर्म प्रपोज किया है, वो भी 1900 के बाद। हम 1854 की बात कर रहे हैं,
और लोग रिसर्च कर रहे हैं 1700 से। तो फोटोसिंथेसिस टर्म कंपैरेटिवली नया है, हमें पता है। अब अगर कोई मेरे से कहता है कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ना हाउ टू कंफर्म दिस? स्टार्च बनेगा। CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टार्च बनेगा। कि अगर कोई ये कहता है कि कैसे कंफर्म करोगे, तो बोलो बहुत सिंपल है, मेरे पास एक्सपेरिमेंट की लिस्ट है जो इसके लिए काम आ जाएगी। हम लोग इसी स्टार्च कंफर्मेटरी टेस्ट को यूज करने वाले हैं। डन। इसी स्टार्च कंफर्मेटरी टेस्ट को यूज करके हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क किए हैं, ये पता करने के लिए कि क्या फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट, सनलाइट और CO2 जरूरी है। और हमें पता लगता है हाँ। कैसे पता लगेगा? बाय यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। सारे एक्सपेरिमेंट उसी के ऊपर बेस्ड हैं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे हम लोग कहते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। मीनिंग समझिए, वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या है? वो लीफ जो ग्रीन पूरी तरीके से नहीं है। यानी आप ये कह रहे हो कि एक लीफ है, उसके कुछ हिस्से जो हैं वो येलो होते हैं। कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके चेक करो कि कौन से पार्ट में आयोडीन टेस्ट कंफर्मेटरी देता है, कौन से में नहीं। आयोडीन सॉल्यूशन खुद का कलर कैसा है उसका? ब्राउनिश। टार्च में डालोगे क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक टाइप का, ब्लैकिश टाइप का, या कि ये डार्क ब्लू दिखाई देगा। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि दैट यहां पर ये जो पोर्शन दिख रहे हैं ना, ये येलो वाले, ये क्या होते हैं? नेगेटिव फॉर आयोडीन टेस्ट, या आयोडीन टेस्ट के लिए नेगेटिव आते हैं, जो ये शो करते हैं कि दैट। और ग्रीन वाले में पॉजिटिव फॉर आयोडीन टेस्ट आ रहा है। जो ये दिखा रहा है सीधे सीधे कि ग्रीन पार्ट्स स्टार्च के बनाने के लिए जरूरी है। दूसरा एक्सपेरिमेंट लाइट के लिए है। हमने लिया एक पॉटेड प्लांट। हमने एक पॉटेड प्लांट लिया है। पॉटेड प्लांट के ऊपर कई पत्तियां होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, इस बात में कोई शक है ही नहीं कि पत्ती होती हैं। पौधा बिना पत्ती के होगा भी कैसे? राइट। हमने एक पॉटेड प्लांट लिया है। इस पॉटेड प्लांट के बारे में सारी बातें बताऊं? तो हम लोग इसको समझते हैं किस तरीके से मेंशन करना है, वो तो सुनिएगा। नीचे की पत्तियों का जिक्र अभी छोड़ो, अभी ऊपर की पत्ती पर ध्यान दीजिए। हम पढ़ रहे हैं लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस मतलब मैंने एक्चुअली में एक स्क्रीन ले ली। स्क्रीन मतलब एक
पर्दा टाइप की चीज या एक शीट ले लिया है, ये इस तरीके की शीट ली गई है, और इस शीट में हम लोगों ने इस पत्ती को ढक दिया। कितना? आधा सा, पूरा नहीं। तो हमने कहा कि दैट यहां जो ये दो पोर्शन हो जाएंगे ना, जो ढक गया है उसको कहते हैं लाइट स्क्रीन। एक्सपेरिमेंट का नाम ही है गेनोंग्स लाइट स्क्रीन एक्सपेरिमेंट। तो ब्लैक कलर की ये स्क्रीन लाइट को पास होने देगी नहीं। जब 2-1 दिन बाद में उस हिस्से पर स्टार्च टेस्ट करता हूं जो काले शीट से ढका हुआ है, वहां पर स्टार्च के लिए टेस्ट नेगेटिव आता है, यानी आयोडीन सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता। जबकि बची हुई ग्रीन लीफ जो होती है उसके अंदर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव है। तो अगेन ये बात कंफर्म हो गई। यहां ये जो हिस्सा है दिस वन गिव्स नेगेटिव फॉर आयोडीन टेस्ट, ये आयोडीन टेस्ट के लिए नेगेटिव आ रही है, जबकि ये हिस्सा पॉजिटिव फॉर आयोडीन टेस्ट है। मतलब लाइट आई तो स्टार्च बना, लाइट नहीं आई तो स्टार्च नहीं बना है, राइट? ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हमने किया। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे कहते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें हम लोग KOH भी यूज करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। क्या आपको इस बार लेनी होगी एक ऐसी शीशी जो ट्रांसपेरेंट है, यानी जिसमें आपने KOH को रख दिया है। यहां KOH है नीचे, इधर ये KOH की पैलेट्स रख दी गई हैं। ध्यान रहे ये वाला जो एपराटस है इसे मैं एयर टाइट कर दूंगा। यहां पर कुछ भी भर दीजिए, जो भी चीज आपको मिले, जिससे वैक्स लगा दें या कुछ ऐसा लगा दें जिससे एयर पास ना हो पाए। इस जार को सनलाइट में एक्सपोज रखा हुआ है, प्लांट सनलाइट में ही है। अब ये जो जार है इसके अंदर जो CO2 थी वो KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। KOH एब्जॉर्ब्स CO2, मतलब जार में और CO2 बाकी नहीं है। अब वही 2-1 रोज बाद हम लोगों ने इस वाले हिस्से पर स्टार्च टेस्ट किया। हमने कहा इट कम्स नेगेटिव फॉर, यहां पर स्टार्च का प्रेजेंस नहीं आया क्योंकि यहां पे CO2 नहीं थी, जबकि बचे हुए हिस्से पर आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ये है कैरेक्टर्स भाई।
डन। डन। कि कंफर्म हो गया CO2 चाहिए, कंफर्म हो गया लेड चाहिए, कंफर्म हो गया क्लोरोफिल चाहिए। रुको, ये चाहिए काय के लिए वो भी तो उतना डिटेल होना चाहिए ना, अभी उतनी डिटेल पे तो हम आए नहीं। क्लोरोफिल इज नीडेड, दैट लाइट इज नीडेड, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। और फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन तो अभी कहीं है ही नहीं, आएगी। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं पहले वो वाली बातें समझते हैं। तो ये अभी नहीं, जो डॉक्यूमेंटेशन जहां से चालू होता है उसमें वर्क आता है सबसे पहले जोसेफ प्रिस्ले का। लेटर ईयर्स में ही बिकम फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन गैस। लेकिन उसने ऐसी डिस्कवरी नहीं कर ली थी, वो तो एक्चुअली प्लांट में, वो तो एक्चुअली फ्यूल का कंबशन और एनिमल में ब्रीदिंग वाली बातों को पढ़ रहा था कि जब ऑर्गेनिज्म अकेले यानी आइसोलेशन में रहता है, कोई एनिमल है और वो अकेला रहता है, अकेला रहता है का मतलब क्या होता है कि आसपास में कोई प्लांट नहीं है। जैसे उसने चूहा लिया, एक ग्लास चैम्बर के अंदर रखा, अकेले ग्लास चैम्बर में रहने पर चूहा ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाता, पहले बेहोश होकर गिरता है, थोड़े टाइम बाद मर जाता है। उस समय ऑक्सीजन है नहीं है इसका कोई तरीका था नहीं, बस इतना लगा कि जैसे उसका दम घुट गया, वो सांस नहीं ले पाया। तो एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या था कि जिसमें उसको सांस लेने में दिक्कत हुई, एक नंबर। दूसरा, उसी ग्लास जार के अंदर या वैसी ग्लास जार के अंदर जलती मोमबत्ती रखी जाती है, खुले में जलाओ तो मोमबत्ती जलती रहती है जब तक कोई बुझाए नहीं या हवा तेज ना चले। और वही मोमबत्ती अगर ग्लास जार में रखता हूं जहां तेज हवा का इफेक्ट नहीं है, थोड़ी देर बाद जलनी बंद हो जाती है। तो अंदर के एनवायरनमेंट में ऐसा क्या चेंज है जो चूहे को ब्रीद नहीं करने दे रहा और कैंडल का कम्बशन नहीं होने दे रहा? क्लोज चैम्बर में वो क्या होता है? अब यही अगर मैं कहता हूं कि खुले एनवायरनमेंट में तो प्लांट भी आजू बाजू में होते हैं, तो उसने कहा कि प्लांट के साथ अगर मैं चूहे को रखता हूं तो दिक्कत नहीं आती। मैं अगर जलती हुई कैंडल को चूहे सॉरी जलती हुई कैंडल को अगर मैं प्लांट के साथ रखता हूं तो समस्या नहीं आती। तो उसके हिसाब से ग्रीन प्लांट्स में वो कैपेबिलिटी है जो प्लांट, जो कैंडल के कंबशन से निकलने वाली गैसेस को, एनिमल की ब्रीदिंग से निकलने वाली गैसेस को कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि वापस कैंडल का कंबशन हो सके, जिससे कि वापस एनिमल ब्रीथ कर सके। ऐसा समझो, हमने जो एक्सेल आउट किया या बाहर छोड़ा वो इम्प्योर एयर हो गई, जो हमें चाहिए वो प्योर एयर हो गई। ये किसके प्रेजेंस में पॉसिबल हो रहा है? प्लांट के। प्लांट्स
Restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove. ठीक है, यानी हम लोग ये बात कह रहे हैं कि दैट एयर suitable for जस्ट एयर. किसने यूज करी एयर? हमने कहा ये एयर यूज करी है जलती कैंडल ने. कंबशन ऑफ बर्निंग कैंडल. दूसरा ब्रीदिंग एनिमल्स. इन्होंने कुछ तो रिलीज किया, ये कुछ तो रिलीज करते हैं जिसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि ग्रीन प्लांट्स क्या कर देते हैं, वापस चेंज. सिर्फ प्लांट्स लिखें. और इस प्लांट ने फिर से कोई सी एयर दी जिससे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि दैट इट इज गेटिंग रिटर्न बैक. यही क्या हो जाती है, वापस. ये जो एयर कहां से आई है, कह रहे हैं कि शायद ये कहां से आएगी, प्लांट से. ये एयर प्लांट ने दी जो कंबशन में और ब्रीदिंग में यूज हुई, वापस प्लांट ने ली और फिर से वही एयर दे दी. मतलब इसका मतलब तो ये वाली बात है कि प्लांट के बगैर ना कंबशन पॉसिबल होगा ना ब्रीदिंग पॉसिबल होगी एनिमल्स में. ये चीजें साफ समझ में आती है कि कहीं ना कोई तो झोल है. प्लांट ऐसा क्या कर रहे हैं जो एयर को क्लीन करता है, कोई आइडिया नहीं. हमें तो ऐसा बोला गया है. यहाँ दूसरा केस हम लोग बता रहे हैं किसके लिए, उस चूहे के लिए. अपन तो वैसे भी चूहा स्पेशलिस्ट. नॉट मेकिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. तो यहाँ इन दोनों से हम लोग कहते हैं कि दैट ये दोनों सरवाइव कर जाएं, उसको हम लोग किसके साथ में रखेंगे, प्लांट के साथ में. कौन सा प्लांट बनाया है भाई ने? भाई ने यूज किया है मिंट प्लांट यानी पुदीना. उनके अपराटस में तीन चीजें हैं.
काम कर। उन्होंने जो चीजें यूज की है, एक मिंट प्लांट, कैंडल, और एक यूज किया माउस। ठीक है, इतनी चीजें उन्होंने यूज की है। मिंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। हम कह रहे हैं कि दैट एक चीज में वो फेल होते हैं। क्या? वो कह रहे हैं कि दैट कंबशन से जो गैस निकलती है वो कैसी एयर मान लूं? इम्प्योर एयर। कैसे निकली? फ्रॉम कंबशन एंड रेस्पिरेशन, मान लिया। और ग्रीन प्लांट्स ने उसको क्या बना दिया? प्लांट्स ने उसे क्या बना दिया? प्योर एयर, फिट फॉर, जिससे क्या हो सके? कंबशन हो सके और रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग हो सके। ऐसे कन्वर्जन में कौन रिस्पॉन्सिबल है? बीच में लिख रहे हैं तो वो कह रहे हैं प्लांट रिस्पॉन्सिबल है। यहां तक की बात के लिए वो ठीक है, वे उसको सारी चीजें कंक्लूड करती हुई सही लग रही थी। एक एपराटस को वो सेट करके छोड़ गया, यानी उस एपराटस में उस भाई ने क्या किया वो सुनो। कमी छोड़ दी ना। उत्साह लोगों को बिगाड़ देता है। एक्साइटमेंट में किया हुआ काम हमेशा फ्रूटफुल होगा ऐसा जरूरी नहीं होता। कि भाई ने प्लांट के साथ में कर दी है गलती, प्लांट को रख दिया कैंडल के साथ में और एपराटस को रख छोड़ा रात भर के लिए। तो हुआ ये कि दैट बट फाउंड एक्सटिंग्विश्ड इन मॉर्निंग, ऐसे जला के छोड़ा था। लेकिन अगले दिन सुबह क्या देखता है? वो बुझ चुकी है। ये अग्नि शांत हुई। लो, मोमबत्ती बची है बट बुझी है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ये थोड़ा सा इशू हो गया यहां पे। कि अब इस मोमबत्ती को वापस कैसे जलाएं? तुम बताओ। साइंस से बेटा, साइंस, माचिस से नहीं। मैंने तुमसे, तुम लोगों की तारीफ मैंने पहले इस बात पे कर दी कि तुमको उन लोगों से ज्यादा मालूम है जो ये रिसर्च कर रहे हैं। तुम आज के बालक हो, तुमको ज्यादा मालूम होना चाहिए कि कैसे वापस इस कैंडल को जलाया जा सकता है। ये ग्लास जार है, ट्रांसपेरेंट है, बताइए क्यों बुझी होगी? तुम बताओ। अच्छा, आज के हिसाब से ये बताओ ये क्यों बुझ गई होगी? क्या खत्म हो गई? ऑक्सीजन। इतना पता है तुम्हें, है ना, जो उसे नहीं पता था। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता लग रहा है कि इसको वापस कैसे जलाएं, बताइए। हट, माचिस से जलाएंगे। पड़े आए माचिस जलाने वाले। तो 1774 ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। उसने ऑक्सीजन डिस्कवर की होगी। अब जब ये चीज मेंशन की जाती है कि इसमें क्या क्या कंडीशंस है, तो वो जानो पहले। ठीक है, वो कंडीशन को समझें। तो हम लोग ये बात कहते हैं कि इस तरीके की एग्जाम्पल को पढ़ते समय एक बात जान लो कि प्रिस्ले को नहीं पता कि कैसे इस कैंडल को वापस जलाया जाए।
लेकिन दिन निकलने पर सूरज की रोशनी में मैं मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके कैंडल को वापस लाइट अप कर सकता हूं। आज के समय में तो इलेक्ट्रिक स्पार्क भी यूज हो सकती है, इतनी छोटी सी बात। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास का मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए क्या चाहिए? धूप। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। और एक्चुअल में इलेक्ट्रिक स्पार्क से भी अगर मैं चालू करना चाहूं, उसके लिए भी क्या चाहिए? धूप। यानी प्लांट में ये जो गैस को चेंज करने की या एयर के कंपोजिशन को बदलने की एबिलिटी है, वो सिर्फ किस समय दिखाई देती है? सनलाइट में। उसके बगैर दिखाई नहीं देती। और ये लाइट वही एब्जॉर्ब कर सकता है जिसके पास पिगमेंट हो, यानी जो कलर दिखाई दे, यानी जैसा प्लांट क्या हो, ग्रीन, तो वो ऐसा करेगा। जो ग्रीन नहीं है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। ये बताने वाले थे जेन इंजन होस, बुझी हुई मोमबत्ती को वापस जलाने वाले और सनलाइट का इंपॉर्टेंस बताने वाले जेन इंजन होस। To light up the candle without disturbing the apparatus। आप क्या यूज कर सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। और क्या हो सकता है मैग्नीफाइंग ग्लास के अलावा? इलेक्ट्रिक स्पार्क। बट यूजफुल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। राइट, वो यूजफुल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा। और लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है? पिगमेंट। मतलब यहां बात आती है कि जेन इंजन होस जो व्यक्ति था, उसी के एक्सपेरिमेंट पे ये चीज, दो बातें कंफर्म हो जाती है। एक, कि प्लांट ने जो गैस को बदलने का चमत्कार किया है, वो सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में हो सकता है, और वो भी ग्रीन पार्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्या लिखा जाए वो देखिए, एयर फ्रॉम कंबशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और कंबशन से जो एयर है, वो निकली। और यहां क्या हुआ? हमने कहा बीच में आए कौन? ये ग्रीन प्लांट। प्लांट नहीं, पूरा लिखने का, ग्रीन। ग्रीन के बगैर पॉसिबल नहीं। और क्या मिलनी चाहिए बीच में? सनलाइट। दोनों का इंपॉर्टेंस किसने बता दिया है? जेन इंजनहोस ने। इस एयर को नाम दिया जाता है फ्लोगिस्टॉन। फिर बन गई एयर फॉर कंबशन, मतलब जो कंबशन के लिए चाहिए ऐसी एयर, एंड ब्रीदिंग, डी फ्लोगिस्टॉन। ये अलग अलग मेंशन करे आते हैं।
फ्लोगिस्टॉन निकाल दिया गया, क्या बचा? डीफ्लोगिस्टॉन। अब उसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इंजन होस को क्रेडिट काय के लिए दोगे? इंजन होस ने क्या बताया? इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए? एंड ग्रीन पार्ट्स, काय के लिए? फॉर गैसियस एक्सचेंज। मतलब व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्लांट टू डू इज पॉसिबल ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। जो हम प्लांट से चाह रहे हैं वो डे टाइम में पॉसिबल है, अंधेरे में पॉसिबल नहीं होता। ऑल्सो परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, submerged plant releasing bubbles that support combustion। और पता आज की डेट में यही एक्सपेरिमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस का लेबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है। आज हम इसी को लैब डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं। पहले एप्राटस बनाओ तो बताता हूं तुमको। बीकर लेना है पहले, बीकर को पानी से भर देना है। कहां तक? जहां तक मन करे। और इसके अंदर डाल दिया हमने एक एक्वेटिक प्लांट। इस एक्वेटिक प्लांट का नाम हाइड्रिला या हाइड्रिला प्लांट है। पॉलिनेशन में पढ़ा था, पानी से पॉलिनेट करता है, पानी के अंदर पॉलिनेट करता है। इसकी लीफ बड़ी डाइसेक्टेड है। अच्छा, बात यह है कि मैंने ये देखा कि यहां कुछ बबल्स निकल रहे हैं, बुलबुले। ये तो तभी हो सकता है जब कोई सांस ले रहा छोड़ रहा हो या फिर कोई गैसियस एक्सचेंज हो रही हो, राइट। जब कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं तो ये बबल्स का आने का कोई सवाल नहीं होता, राइट। हमने ये कहा कि अगर ऐसा है तो ये किस तरीके से पॉसिबल है। तब तक ये मालूम पड़ चुका था कि प्लांट के अंदर अगर ग्लूकोज यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है तो प्लांट में सोर्स ऑफ कार्बन CO2 है। क्या है सोर्स ऑफ कार्बन? CO2। तो मैंने CO2 के सोर्स के नाम पर यहां पर क्या ऐड कर दिया? बेकिंग सोडा। मैंने यहां पर बेकिंग सोडा डाल दिया एज सोर्स ऑफ CO2। तो मैं कहता हूं यहां पे ना बबल और तेज हो जाएंगे, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि ये कौन सी गैस है। इसलिए इसलिए बबल्स को ट्रैप करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। हम लोग बबल्स को ट्रैप करने का तरीका ढूंढ रहे हैं कि बबल्स को ट्रैप कैसे करें, और हमें वो तरीका मिल भी गया। ये है ना, हमने क्या ली? एक फनल। हमने ली एक फनल, इन्वर्टेड करके यहां लगा दी है।
ये जो इन्वर्टेड फनल यहां लगी है, अब बबल कंसंट्रेट हो जाएंगे ना, एक जगह जाएंगे, इधर उधर फैलेंगे नहीं। ठीक है, ये बबल एस्केप ना, उसके लिए एक और एक तरीका जुगाड़ कर लिया हम लोगों ने, क्या कि यहां पर हम लोग लगा देंगे एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। समझो, बबल स्ट्रैप तो करो तुम एक बार, मैं बताता हूं फिर क्या जादू होने वाला है। ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा के बबल्स को हमने कर लिया ट्रैप, और यहां लेकर आते हैं जलती हुई वहां से माचिस। ये जल रही है, अगर उसे मैंने एक्सपोज कर दिया कहा, ये निकलते हुए बुलबुले के पास, तो मैं ऑब्जर्व करता हूं ये ज्यादा तेजी से जलने लगती है। इसका मतलब है निकलने वाले बुलबुले सपोर्टिंग कम्बशन, और ऐसी गैस मुझे आज की डेट में मालूम है कौन है, ऑक्सीजन होती है। बर्न मोर विग्रसली when exposed to bubbles। ये गैस बबल्स है जो किसको सपोर्ट कर रही हैं, सपोर्टिंग कंबशन। यहां पर अगर प्लांट लेना है तो वो जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस कर सकता हो ऐसे प्लांट को लेना। ऐसा नहीं गुलाब का पौधा पानी में डाल दिया और फिर बुलबुले देखेंगे, नहीं होगा ऐसा। राइट। आज आज के समय में प्रेजेंटली दिस सेटअप एज लैब डेमोस्ट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, स्कूल में क्लास 10 के बच्चों को फोटोसिंथेसिस डेमो करवाने के लिए यही अपराटस यूज किया जाता है। बीकर के अंदर प्लांट को रख देना और सनलाइट से उसको एक्सपोज कर देना, बोले बुलबुले निकल रहे, बोला हाँ तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। गजब है भाई, फोटोसिंथेसिस में बनता ग्लूकोज है, निकल बुलबुले रहे और बोल रहे फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज दिखा नहीं। माना जाता है जो चीज निकल रही होती है उसी के बेसिस पर रिएक्शन का होना माना जाएगा। मतलब हमें एक केमिकल इक्वेशन सेटअप करनी होगी जो ऑक्सीजन के निकलने को बताती हो, ग्लूकोज के बनने को दिखाती हो, क्योंकि ग्लूकोज बाहर आता नहीं दिख रहा है। अक्सर यही होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, यही चीज होती है। तो बस वो निकलती हुई O2 को ही सहारा लेकर हम लोग फोटोसिंथेसिस के रेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। करेंगे ना, TW एंजलमैन की बारी आ रही है अगली, उसने किया है।
डन। करे चेंज। तो मैं कह रहा हूं कि दैट लिबरेट होते हुए कंपाउंड के बेसिस पे या कहिए प्रोडक्ट के बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जो लिबरेट हो रहा है उसका नाम है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जब लिबरेट हो रही होती है तो हम लोग ये चेक करना चाहते थे कि ऑक्सीजन जब लिबरेट होती है तो उसे कैसे पहचाना जाए कि वो ऑक्सीजन है। एक तो कंबशन है, दूसरा क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन। तो TW एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट ऐसा ही है। हेडिंग आप एक्शन स्पेक्ट्रम की डालना, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उस पर सुनिए। तो TW एंजलमैन अगर किसी चीज के बारे में मेंशन करता है तो TW एंजलमैन जब किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो ये कहना चाहते हैं कि दैट वर्कड ऑन फिलामेंटस ग्रीन एल्गी जैसे कि क्लेडोफोरा। लाइक वर्कड ऑन फिलामेंटस ग्रीन एल्गी लाइक क्लेडोफोरा इन सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। सस्पेंशन बनाया तो मतलब पानी में रखा है, एरोबिक बैक्टीरिया लिया है साथ में इसने। कौन क्या यूज कर रहा है उस पर ध्यान रखना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मिस्टेक होती है। ऐसे एक बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर नहीं बेटा जी, कौन, एसिटोबैक्टर। यहां तक सारी बातें सही है। बोले काय में रखा है ये, इन सनलाइट। स्प्लिटेड इनटू कलर्स। जब सनलाइट को कलर में स्प्लिट करोगे तो उसे कहते हो स्पेक्ट्रम। कैसे करोगे बोलो, प्रिज्म से कर सकते हो, या अब तकनीक बढ़िया है उसको कहेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आप लिखेंगे ग्लास प्रिज्म। जो भी तीन चीजें इस्तेमाल किए तीनों एक लाइन में आ रही हैं। ग्रीन एल्गी है, एरोबिक बैक्टीरिया है और ग्लास प्रिज्म है। यहां यूज किया गया फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, यहां यूज किया एरोबिक बैक्टीरिया, यहां पर है ग्लास प्रिज्म। ठीक है, कलर को अलग कर देना मतलब वेवलेंथ बना देना। ठीक है, स्प्लिटेड इनटू कलर्स, कौन सी, सनलाइट, स्प्लिटेड इनटू कलर्स। कलर्स कौन सी लाइट की होती है, व्हाइट। इनविजिबल स्पेक्ट्रम, जो विजिबल स्पेक्ट्रम आती है, इनविजिबल स्पेक्ट्रम रेंज।
कितनी ली गई? 400 से 700। क्या पूरी सनलाइट 400 से 700 नैनोमीटर होती है? ना, विजिबल स्पेक्ट्रम खुद 390 से 760 नैनोमीटर के बीच में विबग्योर होता है। लेकिन ये भाई किसके बीच में स्टडी कर रहे हैं? 400 से 700। क्या देखना चाह रहे हैं? बोलता है कि मैं वेवलेंथ के हिसाब से निकलने वाले बबल्स को देखना चाहता हूं। ठीक है, इसने क्या कहा? लिबरेशन ऑफ बबल्स, देयर आफ्टर एक्यूमुलेशन ऑफ या गैदरिंग ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया बबल्स के आजू बाजू में, around algae in different wavelength of sunlight. डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ सनलाइट के लिए बात कर रहे हैं। अगर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ सनलाइट में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसके बारे में उसने स्टडी करी है। तो आप कहते हो कि अगर बबल्स इकट्ठे होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया के, तो इट मींस गैस बबल्स आर सपोर्टिंग। क्यों बैक्टीरिया क्यों इकट्ठा होगा? दो ही पर्पस पे हो सकता था, या तो खाने को मिले या फिर ऑक्सीजन मिलती हो, राइट? इसके अलावा कोई और पर्पस समझ में नहीं आता। अच्छा, बबल में खाने का कुछ है नहीं, वो तो गैस बबल है, तो तय बात रही रेस्पिरेशन में काम आ रही है। तो गैस बबल सपोर्टिंग रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी, आपकी वाली एनसीईआरटी में ये ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे कहीं डिलीट हो गया है, इसलिए मैं पुराने वाले को ही एडजस्ट करके चला लूंगा, दूसरे वाले को काम चल जाएगा अपना।
तो ये जो आपके सामने डायग्राम बनाया है ना, वो डायग्राम एक्चुअल में एक्शन स्पेक्ट्रम को दिखाने के लिए ही है। अब एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है उसका मीनिंग समझिए। When the graph is plotted to the amount of O2 liberated against the wavelength of light, यहां पर लेबल करेंगे लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस को मेजर करने का तरीका यह हो सकता है। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को यूज करके ही हम लोग इसके बारे में कुछ लिखेंगे। क्या ग्राफ दिया हो तो उसको पढ़ना आना चाहिए, उसके बारे में क्या पॉइंट होंगे वो हमें लिखने आने चाहिए। ग्राफ प्लॉटेड फॉर liberated O2 against wavelength of light in 400 to 700 nanometer range. इसको लिखा जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। इसे मैं एक्शन स्पेक्ट्रम कहूंगा। दूसरी चीज, अगर ऐसा है तो मैंने क्या देखा कि यहां पर O2 ज्यादा लिबरेट हुई है। देख जरा, तुमको अगर पता हो कि डिफरेंट कलर की वेवलेंथ कौन कौन सी होती हैं, तो ब्लू कलर बिलोंग करता है 500 से पहले 400 से ऊपर। ये रेड बिलोंग करता है कहां, ये तो ब्लू का एरिया हो गया। रेड बिलोंग करता है कौन से एरिया में, 600 से ऊपर। 660 उससे ऊपर हमें जो कलर मिल रहा होता है वो कौन सी होती है, रेड की शेड्स होती हैं। वेवलेंथ इससे आगे भी है लेकिन O2 एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो मैं ना यहां पर सबके लिए पॉइंट्स बना रहा हूं। ये है रेड का, जरा देखिए, सबके लिए पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मोस्ट O2 इज लिबरेटेड, कौन से कलर में हो रही है, N। तो आप लिखना ब्लू, रेड स्पेक्ट्रम। ये ब्लू रेड स्पेक्ट्रम में होता है। नेक्स्ट, तीसरी लाइन, तीसरा फीचर क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो तीसरे फीचर के बारे में हम लोग कहते हैं कि सबसे कम कहां पे, सबसे कम कहां पर है, तो सबसे कम ये रही यहां पर। मैंने ऐसे बनाया है इसको क्योंकि कम है ना, उल्टा एरो बना देना। क्या ये, ग्रीन, ठीक है। तो यानी आप ये कहते हैं लीस्ट O2 जनरेशन। O2 का जनरेशन मतलब बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन है। N ग्रीन लाइट या ग्रीन वेवलेंथ। लिबरेशन ऑफ O2 is not linear with the wavelength provided या wavelength of light। मतलब आप वेवलेंथ बढ़ाओ उसके साथ में O2 का लिबरेशन बढ़े, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं ना। वेवलेंथ ऑफ लाइट, इमेजिन कर अगर तुमने यहां पे रेड या ब्राउन एल्गी लिया होता, अगर यहां रेड या ब्राउन एल्गी होता तो क्या सेम ग्राफ बनता, नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते। जो रेड एल्गी होता ग्रीन को ज्यादा एब्जॉर्ब करता, ग्रीन पर ज्यादा
O2 लिबरेट होती। ये समझ में आ रहा है कि लाइट का एब्जॉर्ब होना और O2 का लिबरेट होना आपस में रिलेशन है, हमें एस्टेब्लिश करना है। नॉट सेम फॉर रेड और ब्राउन एल्गी। रेड या ब्राउन एल्गी के लिए सेम नहीं है। यहां पे O2 का लिबरेशन मतलब अमाउंट ऑफ O2 लिबरेटेड का मतलब है नंबर ऑफ, या फिर कह सकते हैं गैदरिंग ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। है ना? एक ग्राफ के ऐसी पॉइंट लिखने आने चाहिए, समझ गए? अब मैं लिखा रहा हूं, जरूरी नहीं कोई और लिखा है या जरूरी नहीं कोई और बताए, मुझे लगता है ये आना चाहिए ग्राफ को पढ़ना। ठीक है? एक डॉक्टर की लाइफ के अंदर ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। ईसीजी एक तरीके का ग्राफ होता है। एक डॉक्टर की लाइफ के अंदर डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके का एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्राफ, सॉरी डायग्राम। सब अंधेरे में कुछ लकीरें होती हैं, उसको आइडेंटिफाई करके इमेज कास्ट की जाती है कि वहां पे क्या है। इतनी टिपिकल चीजें।
तो ये कि हम लोग इसको ऐसे ही इग्नोर कर दें कि ग्राफ दिया था तो उसका मतलब क्या था, वो नहीं हो सकता। पेपर का लेवल न्यूनतम हो चाहे उच्चतम हो, सब्जेक्ट सबसे बढ़िया लेवल पे पढ़ना चाहिए, बाकी चीजें गई भाड़ में। ये सोच के देखो कि कम से कम अगर ड्रॉप लिया हमने पढ़ा तो कम से कम ऐसा तो पढ़ के जाएं कि ताकि भविष्य में काम आए। ये नहीं कि ना नीट निकली ना नीट पढ़ाने लायक निकले। नीट पढ़ाना आसान है, ये नीट पढ़ना मुश्किल है। ये कितने सब्जेक्ट पढ़ाने हैं? एक। कितने पढ़ने हैं? है कि नहीं? बहुत सिंपल बोल रहा हूं, ऐसा भी ना हो कि नीट पढ़ाने लायक भी ना बन पाओ। पता लगा कुछ भी तुमने पढ़ाया और सीधे ब्लेम आया हमने तो ऐसे ही पढ़ा था। तुरंत सामने से बच्चा बोल रहा तुम्हारे आते आते तो जनरेशन बदल जाएगी, वो तेज हो जाएंगे, वो यूट्यूब से नहीं पढ़ेंगे। या उनके लिए फ्री चैनल चलेंगे टीवी पे, टाटा स्काई वगैरह पे अभी भी चलते हैं, नए टाइप के चलेंगे। डिस्कवरी का मेथड बदल जाएगा, चैनल ही आ जाएंगे नीट के नाम के। यूट्यूब खत्म हो जाएगा, नहीं चलेगा यूट्यूब, अब हो गया बस साइन। यूट्यूब से वीडियो देखने का समय खत्म है। पता है क्या चल रहा है? चल रहा है 5वीं और 6ठी के बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी 1-to-1 टीचर से। ये कौन सी क्लास से? हाँ, 5वीं 6ठी से तैयारी कर रहे हैं। क्यों? इफ दे वांट आईआईटी दे वांट द बिगेस्ट वन, उन्हें सबसे अच्छी वाली चाहिए। अगर जेई देना है तो उन्हें सबसे अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर उन्हें नीट देना है तो सबसे अच्छा कॉलेज चाहिए। इसलिए तैयारी शुरू से होनी चाहिए। देख ले बेटा, ए फॉर बा, जल्द वो जमाना आएगा। या फिर बच्चे को बोलोगे बेटा नहीं बेटा ए फॉर एप्पल होती है, हाँ तो ठीक है पता है फॉल्स फ्रूट है, थैलेमस खाते हैं, ले। जैसे तुम प्रिस्ले से आगे हो, जैसे तुम प्रिस्ले से आगे हो, आज के 10 साल बाद बच्चे तुमसे आगे होंगे कि नहीं? बस फिर यही तो है, बदलती जनरेशन यही होती है, ऐसे चीजें आती हैं, हम इसके लिए रेडी रहते हैं। और बस बात यह है कि हर व्यक्ति उसके लिए रेडी नहीं है। तुम्हारी लाइफ अटक गई है, चेंज नहीं हो पा रही है, समझे? ये नहीं कि सर चेंज तो हो रही है, सर रील बदल तो रहा हूं मैं, तुम्हें नहीं है जिंदगी, जिंदगी उसके बाहर चल रही है। जिंदगी 30 सेकंड में नहीं चलती, जिंदगी ज्यादा लंबी चलती है, उसके ऊपर इंपैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। अभी के 30 सेकंड के इफेक्ट 30 दिन, 30 महीने, 30 साल तक हो सकते हैं, ठीक? लेकिन वो कोई 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड की रील देख के आप ये सोच रहे हो मैं भी आज से ऐसे पढ़ूंगा। बेटा मोटिवेशन वो इंजेक्शन है जो नींद खत्म होते से ही खत्म हो जाएगा, बार बार लगता है, तो उसके ऊपर मत चलो, कंसिस्टेंसी रखो, ज्यादा सही है, वही बढ़िया है। खैर आगे के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हमें पढ़ना है वैन नील ने क्या बातें बताई थी। हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। एक बार वाले टॉपिक पढ़कर आइए।